अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे मोदी सरकार ने कश्मीर पर जुल्म किए और आर्टिकल 35A और 370 को भी मनसूख किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हिंदुत्व एजेंडा और RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम हुआ और क्या है इनका ताल्लुक मोदी सरकार के साथ, और साथ साथ ये भी कि इस पाक भारत तनाज़े में बैरूनी मुदाखलत कितनी है। लिहाजा आइए जानते हैं इन चीज़ों को आज की इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगरचे दोस्तों आज भी आलमी दुनिया के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का हब माना जाता है, लेकिन इंडिया इस चीज़ को बखूबी निभा रहा है। 2008 में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी तो उस वक्त की प्यू ग्लोबल सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5% पाकिस्तानियों ने सुसाइड बॉम्बिंग और वायलेंस को जायज़ करार दिया। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पाकिस्तानी कौम इस चीज़ के हक में नहीं थी तो इसका असल में मास्टरमाइंड कौन था? इस चीज़ का ज़्यादातर जिम्मेदार दीनी मदारिस को ठहराया जाता है, और एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ के ज़िम्मेदार वो दीनी मदारिस भी नहीं हैं, बल्कि इसकी वजह है एक कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि दो ताकतवर ममालिक बज़ाहिर तौर पर तो वो नहीं लड़ते, लेकिन वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए दूसरे ममालिक या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेते हैं। और इसी तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान की इस कोल्ड वॉर जंग में पाकिस्तान के लोगों को एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जहां सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में वहाबी नज़रिया रखने वाले मुसलमान मदारिस को फंड करते थे, वहीं ईरान ने देखा कि अगर हमारा दुश्मन पाकिस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है तो हम इसमें पीछे क्यों रहें। लिहाजा ईरान ने पाकिस्तान में मौजूद शिया मदारिस को फंड करना शुरू कर दिया, और इस चीज़ से फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। और अगर अब इंडिया की बात की जाए तो जब से बीजेपी सरकार पावर में आई है, माइनॉरिटीज़ को मसल कर रख दिया है, क्योंकि मोदी सरकार एक ऐसा मुल्क चाहते थे, यानी कि एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जिसमें हर शख्स रहने वाला हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर और हिंदू मज़हब को फॉलो करे। और इस चीज़ को समझने में लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगी, और इसके कई सबूत पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदुत्व एजेंडा को और प्रमोट करना और RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुकात बढ़ाना और आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करना और सिटीजनशिप एक्ट 2019 को पास करना, और वहीं आदित्य योगीनाथ को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का CM मुकर्रर करना, जो कि एक एंटी मुस्लिम है। ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि मोदी जी कैसा मुल्क चाहते थे। वो चाहते थे एक हिंदू राष्ट्र, एक ऐसा मुल्क जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमेसी हिंदूज़ की हो। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर बात की जाए RSS की तो इसकी बुनियाद 1925 में केशव बलेराम ने रखी थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी नज़रिया हिंदुइज़्म और हिंदू कल्चर को प्रमोट करना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कट्टर हिंदू में तब्दील हो गई, और बीच में इस पर 3-4 बारी पाबंदी भी लगाई गई। लेकिन 2014 में जब से बीजेपी सरकार पावर में आई है तो मानो कि इनके वारे नयारे हो गए हैं, क्योंकि RSS 1990 से ही बीजेपी सरकार को प्रमोट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोदी सरकार ही एक ऐसा बंदा है जो आने वाले दिनों में हमारे काम आ सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और जैसे ही बीजेपी सरकार पावर में आई उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हिंदुत्व एजेंडा जिसका मतलब है कि इंडिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जा सकता है जो कि हिंदू रिलीजन और कल्चर को फॉलो करते हैं। और बीजेपी ने RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कई मरतबा कैडेट्स और वॉलंटियर्स को भी लिया, और यहाँ तक कि बीजेपी के कई पॉलिटिशियंस RSS से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया तो RSS और हिंदुत्व एजेंडा इस चीज़ पर बहुत ही खुश हुए, और 2019 में उन्होंने मोदी सरकार को एक बहुत बड़े मार्जिन से जितवाया। और इस चीज़ को कतनज़र करते हुए कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ कितने सख्त गिर हैं, और बीजेपी सरकार जब 2019 में फिर एक मरतबा पावर में आई तो उन्होंने अपने इस RSS ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के लिए एक सिटीजनशिप एक्ट 2019 को पास किया। इस एक्ट का मतलब यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुल्क में घुस आए हैं उनको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप देगा, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1,
वो इमिग्रेंट्स 2014 के दिसंबर से पहले इंडिया में दाखिल हुए थे। और नंबर 2 पर वो इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और नंबर 3 पर कि वो इमिग्रेंट्स क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, दलित हो या फिर हिंदू हो। इस एक्ट में साफ जाहिर तौर पर मुसलमानों को बाहर किया गया है और यूएन ने भी इस पर तशवीश जाहिर की। ये पहली दफ़ा था कि जब इंडिया में मजहबी बुनियाद पर किसी कानून को पास किया गया हो, और ये इंडिया के खुद आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, जिसका ये मानना है कि इंडिया में रहने वाले तमाम माइनॉरिटीज़ या फिर मेजॉरिटीज़ सबको बराबर हक दिया जाए। और इस कानून के खिलाफ कई प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन बीजेपी सरकार ने यहाँ पर भी एक काउंटर अटैक किया और जनवरी 2020 में 25 से ज़ायद सिविलियंस को किल किया गया, जिसमें 21 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश और 5 आसाम और वहीं 3 कर्नाटका में किल किए गए। ये तीनों स्टेट्स बीजेपी सरकार के अंडर हैं और मोदी सरकार के मुसलमानों पर ये जुल्म अब भी ख़त्म ना हुए और उन्होंने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का सीएम एक एंटी मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को मुकर्रर किया, जो कि एक हिंदू मिलिटेंट ग्रुप हिंदू युवा वाहिनी के फाउंडर हैं। इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार मुसलमानों से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि योगी जी अपने एंटी मुस्लिम बयानात और कामों से जाने जाते हैं। और इसके बाद काऊ प्रोटेक्शन लेबल के तहत कई मुसलमानों को इंडिविजुअली कत्ल किया गया। मोहम्मद सिराज खान, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनको गाय ज़िबा करने के जुर्म में भीड़ ने मार के कत्ल कर दिया। और वहीं 2017 में एक नौजवान को ट्रेन में हिंदू भीड़ ने चाकू मार के कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बिहाफ पर कि उसके शॉपर में बीफ का गोश्त था। और इस जैसे और भी कई वाक़यात हैं। 2017 के स्टेट इलेक्शंस में गाय ज़िबा करने की सज़ा बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दी। और वहीं वफाकी हुकूमत भी इस चीज़ में पीछे ना रही। और वहीं अगले साल 2018 में फेडरल हुकूमत ने पूरे मुल्क में बीफ खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। और मुसलमानों पर यह जुल्म और मुसलमानों से बुग़्ज़ सिर्फ मोदी जी तक नहीं रुका हुआ, बल्कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी के और भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनमें ये बुग़्ज़ कूट के भरा हुआ है। सुरेश तिवारी, बीजेपी के एमएलए, जिन्होंने कोविड के दरमियान एक बयान दिया कि मुसलमानों के ठेलों से सब्जी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में वायरस इन मुसलमानों की तरफ से ही फैला है। अब दोस्तों, यहाँ पर सोच सकते हैं आप कि ये लोग मुसलमानों के बुग़्ज़ में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक ऐसी बीमारी जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, अब उसका कसूरवार किसी एक तबके या फिर एक रिलीजन को ठहराना कितनी कम अक्ली की बात है। और वहीं इस जैसा एक और वाक़या भी हमें देखने को मिला। अमरीन खान, एक मुसलमान नर्स जो कि अपनी नाइट शिफ्ट हॉस्पिटल से पूरी करके आ रही थी, तो एक हिंदू भीड़ ने उस पर अटैक किया और उसके साथ ज़्यादती भी की। और यहाँ तक कि कई हिंदुओं ने ये कहा कि वापस चली जाओ अपने मुल्क पाकिस्तान में। अब यहाँ पर मेरा सवाल है दोस्तों कि इंडिया अगर अपने आप को लिबरल कंट्री कहता है, तो ये चीज़ें हमें क्यों देखने को मिल रही हैं? क्या वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का कोई हक नहीं है? और इन्हीं चीज़ों के चलते इंडिया को अक़लियतों की प्रोटेक्शन में चौथा बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए बैरूनी मुदाखलत की, तो चाइना और अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट आने वाले दिनों में एशिया का सबसे मजबूत इलाका करार पाएगा। और इसीलिए वो दोनों मुमालिक जानते हैं कि जिसका इस सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल होगा, वही आने वाले दिनों में एशिया का राजा कहलाएगा। और इसीलिए जहाँ चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, तो वहीं अमेरिका इंडिया को वेपन सप्लाई करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।